नमस्कार। आप सभी को जो है बहुत बहुत इस वेबिनार में आप सबका बहुत स्वागत है। आज के इस वेबिनार का टाइटल है स्टिमुलेटिंग एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन इनटू एक्शन। और मैं नीता सिंह, एजीमूव टीम की मेंबर, मेरे संग उपस्थित हैं इस वेबिनार के स्पीकर डॉक्टर रामदत्त। डॉक्टर रामदत्त जो हैं वो इस कोर्स कृषि उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में रोजगार सृजन, सर इसके जो हैं वो इंस्ट्रक्टर भी हैं। और इस कोर्स में जो है करीब 9000 लोग भाग ले रहे हैं। उनका इस कोर्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनका जो है अप्रिसिएशन, ये एजीमूव टीम के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। और ये कोर्स जो है वो आप सभी आशा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। डॉक्टर रामदत्त जो हैं वो इतनी अच्छे जो है केस स्टडीज, इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां लेकर के इस कोर्स में आए। हर बार वो कुछ न कुछ नया जो है वो मंथन करते हैं। उन्होंने मंथन सीरीज भी स्टार्ट की कि उसमें अच्छा डिस्कशन हो सके, आपको जो है वो डायरेक्शन मिल सके, आपके जो आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके संग ही जो है ये हम लोग का इस डायरेक्शन में आपको जो है अच्छी चीजें लर्न करने को मिले, इस डायरेक्शन में ही ये वेबिनार एक प्रयास है। और आज के वेबिनार में पहले प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और आप सबसे अनुरोध है कि प्रेजेंटेशन के बाद चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस हमें भेजें, और प्रेजेंटेशन के बाद ही भेजें क्योंकि उस समय हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और आपके प्रश्न का एक एक करके जो है उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं डॉक्टर रामदत्त को इनवाइट करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के लिए, इस टॉक के लिए। वेलकम सर, प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं जो कि हमारी आईआईटी की टीम है जिसने इतना अथक प्रयास करके इतना अच्छा मुकेट जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है एजीमूव्स का, जिसके द्वारा ये संभव हो सका है कि हम लोग इतने सारे लोग एक साथ मिलकर अपने जो मैं ज्ञान तो नहीं कहूंगा, जो एक्सपीरियंस है उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ में मैं जो हमारे गार्जियन हैं कोल से बालाजी सर और आईआईटी के प्रभाकर सर, उन दोनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज के जो 21st सेंचुरी है उसमें जो कनेक्टिंग की बात चल रही है वो आपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में स्पेशली जो किया है वो बहुत ही अतुलनीय है। तो सबसे पहले तो आप सभी का आभार जुड़ने के लिए। और ये काफी अच्छी पहल है जिससे कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया, पहले हम आपसे इस प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे उसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले जो आपकी बातचीत है उस पर बातचीत करेंगे, जो आपने डिस्कशन फोरम में बातचीत की है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि इस कोर्स में हमने आपको एक इंटेंशन जरूर डेवलप कर दिया है, एक एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन डेवलप कर दिया है। यदि 9000 लोग हैं उसमें से 10% लोग के भी दिमाग में यदि ये कीड़ा चल बैठा है कि मुझे कुछ करना है और नहीं मैं कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक इंटेंशन डेवलप हुआ है। और उस इंटेंशन को एक्शन में कैसे ले जाया जाए, जो कि काफी डिफिकल्ट जॉब है, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें उसके बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों की जैसे कि आज का हम लोगों ने टॉपिक रखा है स्टिमुलेटिंग एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन इनटू एक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक इंटेंशन डेवलप हो चुका है और उस पे एक एक्शन कैसे हम लोग एक उद्यमी बनाए, क्या आप उद्यमी बन सकते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई है, एक तो हम ये बता दें कि हम लोगों ने 6 सप्ताह के दौरान ये प्रयास किया कि आपको प्रैक्टिकली एक दिमाग में आइडिया आने से लेकर आपको मार्केटिंग करने तक आपको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने एक कोर्स तैयार किया। ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो यदि मुझे लगा कि एक ब्रांडिंग बहुत अच्छा एक दूसरा व्यक्ति जानता है, तो हमें लगा कि राजकुमार झा वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, तो हमने उनको इनवाइट किया और उनका एक लेक्चर ले लिया। तो जहां से हमें प्रैक्टिकल जो चीजें नजर आई उनको हमने इकट्ठा किया और इस कोर्स को हमने तैयार किया। और खुशी की बात है कि आज 9000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का जो अप्रिशिएशन है, आप लोगों का जो सीरियस डिस्कशन है, उससे हमें और आगे क्या करना है उसके लिए भी एक रास्ता मिलता है।
फिर हमने कहीं ना कहीं इंस्पायर करने के लिए केस स्टडीज स्पेशली अधिकतर बिहार की हैं और एक दो बाहर की भी हैं, तो हमने उनको भी दिखाने की कोशिश की स्टार्टअप्स क्या होता है, कैसे लोगों ने शुरू किया है। जब एक बार आपके दिमाग में इंटेंशन हो जाता है तो आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें करनी होती हैं, अपना इंटरप्राइज मैनेजमेंट करना होता है और मार्केटिंग की बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये कोर्स इस प्रकार तैयार किया गया और उसका आपको एक्सपीरियंस भी हुआ और मुझे लगता है कि आपको इससे काफी फायदा हुआ है। दोस्तों, आज जो हम पहले बात करने जा रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, कल रात 12 बजे तक का ये डेटा है, कुल मिलाकर के 4252 फोरम पोस्ट हुए हैं। ये काफी बड़ी बात है। उसके बाद जो कमेंट्स पोस्टेड हुए हैं 5349 है और इसको और इनरिच करने के लिए हमारा डिस्कशन हुआ बालाजी सर से और नीता मैम से। तो हमें लगा कि नहीं, हमें और कहानियां लोगों को बतानी चाहिए, तो हम लोगों ने कहानी सीरीज शुरू किया। फिर ये बात हुई कि नहीं, अभी लोगों के अंदर में एक हमें सिस्टमैटिक डिस्कशन की शुरुआत करनी चाहिए, तो हमने मंथन सीरीज शुरू कर दिया। तो एक चीज जो बहुत अच्छी निकल के आई, आपके क्वेश्चंस हम आगे जब डिस्कस करेंगे, तो एक सीक्वेंस निकल के आया, एक ट्रेंड निकल के आया कि जो पहले दिमाग में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, वो पहले कॉन्फ्लिक्ट्स था, क्योंकि जब तक भटकन नहीं होगी तब तक हमें दिशा नहीं मिलेगी। वो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नजर आया, वो आपके क्वेश्चन में अब आपको पता चलेगा। तो हमने इसको ऐसे बनाया है जिससे कि हम एक स्ट्रक्चर उसको दे सके। ये आपका एनालिटिक्स से हमने लिया है। एक महत्वपूर्ण चीजें जो निकल के आ रही हैं, जो इसमें वर्ड्स बड़े हैं, आप देख सकते हैं, मार्केट है, बिजनेस है, गुड प्रोडक्ट्स है, अब बाकी सब चीजें आपको इसमें दिख रही है। इसका मतलब है जो आपने डिस्कशंस किए हैं, ये कुछ कीवर्ड्स उससे निकल करके आए हैं। तो मार्केट जो है वो प्रोमिनेंटली निकल के आया है, आइडिया प्रोमिनेंटली निकल के आया है और आगे चल के इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन है, मैं जो जैसा बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि हम मानते हैं कि इसमें कुछ लोग एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ लोग बनना चाहते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए जिसमें ये हमें लगा कि ये एक दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ प्रोसेस चल रही है कि हमें कैसे आइडिया जनरेट करना चाहिए, कैसे हो सकता है, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये क्या होता है। ये इंक्विजिटिवनेस जो निकल के आई, उसको हमने एक प्रोसेस का जो नाम दिया, उसका दिया कि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स टू आइडिएशन फेज। तो इस पे अधिकतर बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बिजनेस। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन से ज्यादा मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है प्रोसेस। आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपने ऐसा सवाल क्यों किया, आपके स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको वो बहुत ही मजा आने वाला है। आपने जो डिस्कशन किए हैं वो बहुत ही सीक्वेंस के साथ डिस्कशन किए हैं। जो पहले हमने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं उसमें इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडिएशन की बात आपने की है। उसके बाद आपका इंटेंशन धीरे धीरे डेवलप हुआ है, पर्टिकुलर कमोडिटीज, पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस के बारे में आपने बात की है। उसके बाद आपने कॉम्पिटेंसी की बात की है। यदि हमने किया, ये इंटरप्राइज को हमने सिलेक्ट किया, तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में हमने आपके क्वेश्चंस को, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगे उनको हमने इकट्ठे किए और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको इकट्ठा किया और लेकर के आप लोगों के सामने सोचा कि इसकी भी डिस्कशन होना जरूरी है। तो किसी ने ये सवाल, मुझे लगता है ये काफी लोगों ने सवाल किया है कि सर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, क्योंकि पहले भी मैं इसको एक स्टोरी के साथ आपको बताता हूं। एक छोटा सा गांव था और वहां पर श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति था जो कुछ 30 साल से बिजनेस कर रहा था और उसका बच्चा हुआ, उसको उसने एमबीए कराया। एमबीए कराने के बाद वो नौकरी नहीं, प्लेसमेंट नहीं लेकर के वो लौट करके आ गया और श्यामलाल से बोला, पिताजी मैं ये बिजनेस जो है इसको नए तरीके से करूंगा। तो बोला, नहीं बेटा, ऐसा है कि मैं 30 साल से इसी बिजनेस को कर रहा हूं, इसी से मैंने तुझे पढ़ाया, इसी से खर्चा चलाया, तू क्यों तुला है इसको तोड़ने में। बोला, नहीं, अब जो है मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की बिक्री है। हम लोग अब मोबाइल फोन बेचेंगे, हम लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स बेचेंगे, हम लोग नई चीजें बेचेंगे। उसके लिए हमें एक नया घर बनाना पड़ेगा। तो पिताजी के उसकी
बच्चे के सामने नहीं चली और उन्होंने वो दुकान को ओरिएंट करने की, फिर से रिस्ट्रक्चर करने की शुरुआत कर दी। जो भी श्यामलाल के पास जमा पूंजी थी वो बच्चे को दे दिया। बच्चे ने उसको रीऑर्गेनाइज किया और उसको उसके बाद उन्होंने फिर से मोबाइल का बिजनेस शुरू किया, उसको मेंटेन किया, और यहां तक ही नहीं, बहुत सारे लोगों को उसने एक चेन बना ली और बहुत सारे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया। तो यदि बच्चा उसको दुकान को तोड़ता है, फिर से ऑर्गेनाइज करता है और फिर लंबे समय तक के लिए सस्टेन कर लेता है, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। और उसका जो श्यामलाल पिता था वो बिजनेसमैन है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है और बिजनेस को दो शब्दों से ही हम अलग कर सकते हैं। एक तो इनोवेशन, बच्चे ने नया इनोवेशन लिया, और दूसरा श्यामलाल की दुकान का जो साइज, शेप और जितनी इनकम थी वो 30 साल से लगातार एक ही तरह चली आ रही थी, पर बच्चे ने 5 साल में स्केल पे ले गया, उसने एक चेन बना दी, एक उसने स्केल ले आया। तो स्केल और इनोवेशन से हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। फिर लोगों ने सवाल पूछा है, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हो सकता है, रूरल एरिया में क्या हो सकता है। और आज मैं बता दूं कि हम सभी लोग महामारी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत लोग माइग्रेट होकर के आ रहे हैं। और जब भी दोस्तों परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है, नई रास्ता लेकर के आता है। तो एक ऐसा समय जहां परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, तब भी जब चेंजेज होते हैं तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बारे में और फर्दर हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों ने दोस्तों किया है रूरल एरिया के बारे में, और मैं बता दूं कि मंथन सीरीज में कल तक लगभग 80 लोगों ने रिस्पांस दिया है कि ये रूरल एरिया में किया जा सकता है। सर ट्रेडिशनल फूड्स किया जा सकता है, सर मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन की बात की जा सकती है, डेयरी की जा सकती है, फिशरी की जा सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कहा है। मैं इसमें एक स्टोरी बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले, एक मुंबई से मुझे फोन आया, बोला साहब मेरा पैकेजिंग का धंधा था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अब बंद हो जाएगा। मेरी अपनी कंपनी थी और वो भागलपुर के नजदीक का रहने वाला था। बोला कि मेरी 4 एकड़ जमीन शहर में है, मैं कुछ धंधा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या करना चाहते हो? तो बोला सर मुझे लगता है कि मैं डेयरी कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं मशरूम कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, यही गलती कर दी आपने। मुझे आप ये बताइए किसकी समस्या है और वो कितनी बड़ी समस्या है, और उस समस्या का समाधान आपके पास क्या है। क्योंकि हम लोग हमेशा जो सोचते हैं, मुझे लगता है वो उल्टा सोचते हैं। हमेशा प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं और आपको हमेशा मार्केट के बारे में सोचना है। तो रूरल एरिया में तो अपार संभावना है। तो सबसे पहले रूरल एरिया ना सोच करके पहले आप मार्केट को देखिए, लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, आप क्या नया दे देंगे, और उसके बाद फिर रूरल एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों की समस्याओं के साथ उनके समाधान के रूप में आप लाइए, तो आपका इंटरप्राइज और स्टार्टअप्स आगे बढ़े। कैसे सर्वे करें, कैसे बिजनेस प्लानिंग करें, लाइफ क्राइसिस क्या होती है, लोगों ने पूछा है। लाइफ क्राइसिस होती है जब हमें एक दबाव होता है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, घर वाले दबाव लगाते हैं, फैमिली वाले करते हैं, और साथ में शादी करने के लिए भी कुछ एक अच्छा जॉब होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। तो ये लाइफ क्राइसिस है, ये हमें हमारे ऊपर एक दबाव बनाती है कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। और हमने अपने लेक्चर में भी कहा है कि ये पहले काफी 30 साल के आसपास होता था। पहले लोग घर में एग्रीकल्चर में लगे रहते थे, फिर जो हमारी पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली जैसे होती थी, तो उसके ऊपर दायित्व तो बढ़ते थे। पर आजकल दायित्व तो 20 साल से ही बढ़ने लगे। लोगों ने कहा है कि सवाल सर ये बताइए कि डिसीजन मेकिंग में क्या, कैसे डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, कौन सी चीजें फर्क डालती हैं। तो साहब डिसीजन मेकिंग जो होता है आपके दिमाग में, आज यदि 20 साल के हैं तो 20 साल की इमेजेस, एक्सपीरियंस, थॉट्स सब आपके दिमाग में इकट्ठा है, वो आपको अफेक्ट करता है। कई बार मुझसे पूछते हैं आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि 20 साल से तो लोग दूसरा डिसीजन लेते आए हैं और ट्रेडिशन हमारा दूसरा है, आपने हटके क्यों लिया। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी जिसको हम लोग गट फीलिंग कहते हैं। कई बार एक हार्वर्ड में रिसर्च हुआ और उसमें कहा गया कि लगभग 60% लोग जो होते हैं, जो बड़े सीईओ होते हैं, वो डेटा के बेस पर, लॉजिक के बेस पे कई बार नहीं लेते हैं, वो इमोशन या गट फीलिंग के बेसिस पे लेते हैं। किसी ने सवाल पूछा है साहब एग्रीप्रेन्योरशिप और एग्री बिजनेस क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी चीजें हैं जब एग्रीकल्चर में हम अप्लाई करने लगते हैं तो उसको एग्री बिजनेस कहते हैं। ने कहा है कि सर यदि हमारा बेस बड़ा नहीं हुआ तो हम
एक एलिट ग्रुप को ही करके कितना बड़ा बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि आपने तो बात सिखाई थी कि हमें स्केल करना है। तो दोस्तों, आप जब भी प्रोडक्ट, हमने एसटीपी मॉडल की बात की है, आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, तो उसको आपको उसी हिसाब से जब आप प्रोडक्ट बनाए तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि किसके लिए बना रहे हैं। तो जब तक ये ध्यान में नहीं होगा उसकी समस्या क्या है, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं काम करेगा। किसी ने एक सवाल पूछा है, व्हाट इज टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच इन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, मेरे लिए यहां पर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मेरे लिए यहां पर है कि पहले आप मार्केट को समझें, फिर आप प्रोडक्ट की बात करें। और गलती यहीं पर हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं, पहले प्रोडक्ट सोचते हैं, बाद में मार्केट में जाते हैं, और वहीं पर हजारों आइडिया में कोई एक आइडिया होता है जो सक्सेस होता है। कुछ सवाल आपने कहा है कि भाई हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हिच आइडिया विल वर्क और नॉट। ये वो काफी महत्वपूर्ण बात है, आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने इसके लिए एक ही फॉर्मूला दिया है, किसी की समस्या मेरा समाधान, और आइडिया बस चला। आपको देखना है कितने कंपटीशन है, हमने 0 to 1, 1 to n की बात की है। आपका आइडिया कितना नया है, और मेरे लिए नया नया तब तक अच्छा नहीं है जब तक कि उसमें स्केल ना हो। तो आइडिया में आपके कितना स्केल है, कितने बड़े लोगों की समस्या है, जब तक, यदि आपकी आइडिया में स्केल है, या किसी की समस्या को सॉल्व करता है, बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं, आइडिया करेगा। उन्होंने कहा कि करें तो क्या ध्यान में रखें। सेंट्रल पॉइंट कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ध्यान में रखना है, उसकी हैबिट चेंज होती है। पहले आपको याद होगा हम लोग ट्रेडिशनल फूड्स खाते थे, आजकल हमारे, और हम लोगों के पास समय कम है, आजकल आरटीएस प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में बात होती है। सब कुछ रेडी चाहिए। आजकल हम लोग प्रोसेस्ड फूड, मिल्क, मीट, इनकी जो कंजम्पशन है बढ़ी है, और सीरियल्स का कंजम्पशन घटा है। तो ये जो मार्केट है ये बदलता है, ये डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। तो ये नहीं जरूरी कि आपने आज मार्केट का सर्वे कर लिया साहब, तो इसके बाद आप, अब कोई बात नहीं, एक बार प्रोडक्ट चल गया तो चलता रहेगा, नहीं। आपको हमेशा मार्केट को समझते रहना है, मार्केट के डायनामिक्स को समझते रहना है। आपको ये देखना है कि 5 साल बाद कैसा मार्केट होगा। किसी ने कहा कि सोशल स्टिग्मा, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, कहानी सीरीज हो या हमारे स्टार्टअप्स हो, तो लोगों ने कहा जब शुरू में हम आए, हमने आईआईटी की, उस आईआईटी से हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब बीटेक करने के बाद आए, तो लोगों ने कहा पागल हो गया है क्या, इतना बड़ा प्लेसमेंट छोड़ने के बाद ये क्या करेगा। लोगों ने मजाक तक उड़ाया। बट आज जब करोड़ों की कंपनी स्टैब्लिश कर ली, तो लोग अप्रिशिएट करने लगे, नहीं अपना ही बिजनेस ठीक है। तो समाज आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करता है। और देखिए, जब भी आप किसी प्रोसेस से जाते हैं तो पहले आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज तो कई बार आपको रोकने का भी प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में आपको एप्रिसिएशन मिलता है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं समाज से कर सकते हैं कि आज से ही हमको एप्रिसिएट करने लगेगा, ये संभव नहीं है। जब हम आगे कुछ सवाल हमारे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम से आए हैं, तो उसमें भी हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। किसी ने कहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं एग्रीप्रेन्योरशिप पे, उसका क्या रोल है। देखिए, जब एग्रीप्रेन्योरशिप है, एक प्लेटफॉर्म है, मैं कहूं कि बिहार में जीविका ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप का बना दिया है। तो यदि आप कुछ ऐसा प्रोडक्शन उस ग्रुप से करवा करके और आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल है। महिलाएं गांव की हैं, उनके पास समय होता है, तो आप कैसे करेंगे, उसके बारे में आपके पास बिजनेस आइडिया हो सकता है। एक ने सवाल पूछा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का तात्पर्य है, इसमें 2 फेजेज होती हैं, पहला ग्रीन फेज और दूसरा रेड फेज। जो भी आइडिया है उसको इकट्ठे करते हैं, और रेड फेज में मोस्ट पोटेंशियल आइडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। 2 चीजें हमारी अपनी होती हैं। स्ट्रेंथ किसकी होती है, अपनी होती है, अपनी कंपनी की होती है। वीकनेस किसकी होती है, एक व्यक्ति विशेष की होती है। अपॉर्चुनिटी कहां है, मार्केट में। थ्रेट कहां है, मार्केट में। तो आपको उस तरह एनालिसिस करना है। जब इन सब चीजों को आप एनालिसिस कर लेते हो, तो आपको जो आपका आइडिया है वो पोटेंशियल आइडिया की तरह काम करता है। किसी ने ये सवाल पूछा है, फ्यूचर ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप इन इंडिया क्या होगा। आज इतना बड़ा जो चेंज आया है, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है, जो रिटर्नी माइग्रेंट्स हैं वो भी एग्रीकल्चर के भरोसे ही आए हैं कि कुछ गांव में करेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से, तो एक ने कहा नून रोटी खाएंगे और घर में ही रहेंगे। तो समय आ गया है कि उनको नून रोटी से उनको एक अच्छा बेहतर
जिंदगी देने के लिए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा स्कोप है। लोगों ने सवाल किए हैं कि एफपीओ कैसे काम करता है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है एफपीओ बनाने पे, उनको प्रमोट करने पर। नाबार्ड भी इस पे काम कर रहा है, तो छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाते हैं। फार्मर जो पीजी है, प्रोड्यूसर ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद एक जो बड़ी कंपनी का रूप ले लेते हैं, और उसमें जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट वो लोगों की कंपनी होती है। लोगों ने सवाल पूछे हैं कि मुद्रा योजना साहब, ये बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो कॉर्पोरेट नहीं बल्कि छोटे बिजनेस के लिए दी जाती है। 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें शिशु, किशोर और तरुण 3 स्टेजेस हैं। एक 50,000 तक है, एक 5 लाख तक है और एक 10 लाख तक है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं। किसी ने कहा कि फॉर्मेट क्या होगा बिजनेस का। तो बिजनेस का फॉर्मेट जो होता है वो आपका फॉर्मेट है। तरीका बिजनेस का जो होगा वो आपका तरीका हो सकता है। उसमें नयापन होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। लोगों ने एक सवाल किया है कि सर नजिंग क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो कैसे लोगों को आप नज करेंगे, किस चैनल के साथ नज करेंगे। नज का मतलब होता है बार बार किसी को पोक करना, जिससे कि वो आपका काम कर दे। कई बार हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो कई बार नहीं करते, तो उनको जेंटल रिमाइंडर 1, जेंटल रिमाइंडर 2 करते रहते हैं, तो फिर वो जरूर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। डीपीआर क्यों बनाना है? जब तक कि आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आपको क्यों कर रहे हो, क्या करना है, कितना इसके लिए पैसा लगेगा, कौन लोग काम करेंगे, तो आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इससे कितना पैसा लगेगा, इससे पहले साल में कितना रिटर्न होगा, दूसरे साल में कितना रिपोर्ट रिटर्न होगा। जब तक आप पूरी चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको फंड नहीं मिलेगा। जो डीपीआर होता है वो अधिकतर जब भी आप किसी बैंक वगैरह में जाते हैं तो लोग आपसे डीपीआर मांगते हैं। किसी ने कहा कि अजय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम कैसे इसमें मदद कर सकते हैं या इसके साथ जुड़ सकते हैं। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, और दोस्तों आप लोगों के साथ जुड़ करके, स्टार्टअप्स की बात करके लगता है कि हम भी आपकी मुहिम में शामिल हैं। तो एक तो आप स्टार्टअप्स बन सकते हैं, यदि आपको लगता है तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। बट एक अच्छा काम यह भी हो सकता है कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को स्टार्टअप्स बनने के लिए मोटिवेट करें। कैसे लोगों की हैंड होल्डिंग्स कर सकते हैं, लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, तो इस तरह भी आप लोग जुड़ सकते हैं। किसी ने कहा है कि कैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट करें, कैसे एंटरप्रेन्योर इकोलॉजी, मतलब ये सवाल है जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। सिलिकॉन वैली एक दिन में नहीं बना। यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को हब बनाना चाहते हैं तो एक दिन में नहीं बनता है। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। जब आपको लोग सेलिब्रेट करने लगेंगे, अब धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि स्टार्टअप्स को लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों की करोड़ में, जैसे मैंने 9 लोगों की कहानी बताई, तो आप लोगों को लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, वाह इसका 150 करोड़ का बिजनेस है। तो बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब में तो इतना बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता। जब आप स्टार्टअप्स करेंगे तभी इतना सारा पैसा अर्निंग हो सकती है। किसी ने कहा है कि कैसे फार्मर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में माइंडसेट कैसे चेंज करें। माइंडसेट तभी चेंज होगा जब आप अच्छा वहां पे करके कुछ दिखाएंगे। आउटकम से होता है। हमने जो 9 केस स्टडी दिखाई, उसका मतलब ही था कि आपके माइंडसेट को चेंज करना है। उससे लर्निंग, उससे सीखना है, उससे किया जा सकता है। किसी ने कहा है कि मोटो क्या है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स का मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों, किसी की समस्या को समाधान करना, और समाधान करके इसको एक बड़ा नेटवर्क बनाना, और साथ में अपना प्रॉफिट भी कमाना। किसी ने कहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है। ये ऑलमोस्ट दोनों चीज सिमिलर है, यूज होती हैं। वेंचर कैपिटल के बारे में लोगों ने पूछा है। वेंचर कैपिटल जो होता है, जब आपके बिजनेस के लिए, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए जहां पर रिस्क होता है, उसके लिए जो शुरुआती दिनों में वेंचर स्टैब्लिश करने के लिए या किसी तरह की मदद के लिए जो कैपिटल लोग देते हैं, ये एक तरह का प्राइवेट इक्विटी है, उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, एंजल इन्वेस्टर। कुछ लोग एक आप बिजनेस आइडिया पे पैसा लगाते हैं। जैसे हमने सत्तूज वाले की बात की थी, उन्हें एक एंजल इन्वेस्टर मिले हैं, उनको उनके जो बिजनेस है उस पे वो पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस थे, जो हमने इस पूरी प्रोसेस को, इतने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, तो मैं ये सोचता रहा कि आपने ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे हैं। तो मुझे लगा कि दिमाग में कुछ ना कुछ एक
कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड चल रहा है कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, एक मंथन चल रहा है और उससे ही आइडिया निकलता है। ये एक आपका सही डायरेक्शन है मैं कह सकता हूं, क्योंकि आइडिया ऐसे जनरेट नहीं होता। दोस्तों हमें भी एक मुहिम चलानी है। मैं पिछले 1 साल से लगातार उस पर डिस्कशन कर रहा हूं, सोच रहा हूं। अभी तक उसको हम जो चाहते हैं कुछ अंदर से है कि मुझे यही करना है, बट अब उसको स्वरूप देने में बड़ा वक्त लग रहा है। तो आइडिया में जितना समय बिताएंगे, जितना सवाल पूछेंगे, जितना क्लेरिफाई करेंगे, उतना आपका जो आइडिया शार्प होगा, उतना पोटेंशियल आइडिया निकल करके आएगा। तो आपने सही डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे। अब आप देखना कितना बेहतर ढंग से आपने दूसरे सेगमेंट से में क्वेश्चंस पूछे। यहां तक जनरल क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या स्कोप है, क्यों कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आगे पूछा गया है। तो जब आपने पर्टिकुलर इंटरप्राइज के बारे में पूछा है तो हम समझ गए कि ये दूसरे स्टेज में आ गए हैं। इन्होंने अब पर्टिकुलर इस इंटरप्राइज की बात करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि इनका जो इंटरेस्ट है वो हनी पर आ गया, इनका इंटरेस्ट मशरूम पे आ रहा है, इनका इंटरेस्ट मखाना पे आ रहा है। तो हमने उसका नाम दिया आइडिएशन टू इंटेंशन। एक इंटेंशन डेवलप हो रहा है पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में, पर्टिकुलर इंटरप्राइज के बारे में। किसी ने कहा है साहब एग्रो टूरिज्म क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कुछ? हाँ कर सकते हैं। कुछ गोवा में, कुछ पंजाब में लोगों ने किया है। बैलगाड़ी, मैं गांव का रहने वाला हूं, हमें याद है हम बैलगाड़ी पे जाया करते थे, और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बैलगाड़ी एक बोनिंजा हो सकता है। हमें याद है कि भैंस के ऊपर बैठ करके हम लोग कई बार जाते थे जब बच्चे थे। हमें याद है हम पेड़ों पे चढ़ते थे। तो क्या ऐसा खेती के साथ किसान भाई जो शहर के नजदीक है, ये धंधा शहर के नजदीक चलेगा? जो शहर के नजदीक है वहां पे लोगों को इनवाइट करे और वहां पर जो एग्रीकल्चर की पुरानी चीजें हैं उनको एक्सपीरियंस कराए। कई बार बच्चे तो आजकल गेहूं भी नहीं जानते, उनको नहीं पता कि आटा कैसे बनता है। तो जब आपके खेती को देखेंगे, पुरानी चीजों को देखेंगे, एग्रो टूरिज्म, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं। किसी ने कहा है पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पूछा है, सर वर्टिकल गार्डनिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं? वर्टिकल गार्डनिंग, जब आपके पास लैंड की कमी होती है तब हम वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ जाते हैं। आजकल रूफ गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग काफी वो हो रहा है। लोगों ने इंडोर प्लांट्स के बारे में पूछा है, ग्रीन शेल्टर्स के बारे में, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। जब आपका इंटरेस्ट होता है होगा तब हम पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता देंगे आपको, उसका पूरा डिटेल। या हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक पूरा इसके लिए डिपार्टमेंट ही है जिसमें हम लोग गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, इसके बारे में बात करते हैं। किसी ने कहा है प्रोडक्ट जो बी पोलन है ये भी काफी महंगा बिकता है, और ये भी एक बाई प्रोडक्ट्स है, क्योंकि शहद के अलावा लगभग 5 या 6 बाई प्रोडक्ट्स है जो हमारा मधुमक्खी पालन है। किसी ने कहा है कि डेयरी फार्म कर सकते हैं क्या विलेज लेवल में? कर सकते हैं, पर डेयरी तो और भी लोगों ने खोला है, आपकी डेयरी कैसे दूसरे से नहीं होगी? संतोष जी ने एक नया तरीका सोचा, क्योंकि आजकल देसी गाय का दूध नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा, एक रिसर्चेस भी कुछ हुए हैं कि A2 जो प्रोटीन है वो देसी गाय में होती है और वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो उन्हें उसी चीज को भुनाने की कोशिश की और उसको एक मार्केट का जरिया बनाया और A2 मिल्क लेकर के पहुंच गए मार्केट पर। तो आपका तरीका नया होना चाहिए। और जो लोग मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आपका एक्सपर्टीज जो है मार्केटिंग है। आप ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में मत फंसिए, लोगों से प्रोडक्शन करवाइए और आप उसको आगे लेकर के जाइए। फिश फार्मिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी ने कहा है छोटी लैंड है उसमें कर सकते हैं। RAS सिस्टम, बायोफ्लॉक, ये उसी के लिए है जहां पर आपको कंट्रोल कंडीशन में करना है, वहां पर किया जा सकता है। उसके अलावा डेयरी बिजनेस के आगे क्वेश्चन है लैंडस्केपिंग। शहरों में लोग लैंडस्केपिंग के लिए आपको यदि कंसल्टेंसी करनी है, कुछ लोग यदि हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कंसल्टेंसी का भी काम उन्होंने शुरू किया है फिशरी में, स्केपिंग में। तो इस तरह के भी काम किए जा सकते हैं। यदि आपने एक किट बना ली कि हम आपका घर को लैंडस्केप कर देंगे, बना देंगे और हमारा ये पैकेज है, तो उसके लिए लोग आपको ऑफर करेंगे। और मशरूम प्रोडक्शन के बारे में किया है। मैं बता दूं कि बिहार में भी बहुत सारा मशरूम प्रोडक्शन किया गया। इसमें जो मार्केट है विशेषकर वो है बटन मशरूम की। और बटन मशरूम को यदि आप इसकी पैकेजिंग करते हैं, इसमें आप प्रिजर्वेटिव डाल करके यदि आप उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करते हैं तो होटल्स में भी इसको आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट ओयस्टर मशरूम, कुछ मेडिसिनल मशरूम है, उनकी भी मार्केटिंग काफी अच्छी कर सकते हैं। पर ओयस्टर मशरूम में थोड़ी मार्केटिंग के इश्यूज आते हैं। पर इसमें नया क्या, बहुत सारी महिलाएं कर रहे हैं। हम एक नई चीज और स्केल दो ही तो खोज रहे हैं।
तो मशरूम में नया क्या? तो आप कह दो कि नहीं सर, मैंने मशरूम का एक ऐसा उत्पाद बना दिया है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा। तो आजकल हम सभी लोग तो इम्यूनिटी बूस्ट ही करना चाहते हैं, आज हम सभी लोग तो ऑर्गेनिक ही खोज रहे हैं। तो आपको समस्या के साथ आपके प्रोडक्ट को मैच होना चाहिए। कुछ लोगों ने एनजीओ पे रिलेटेड और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड बिजनेस के बारे में बात की है। कहां से लोगों ने पूछा है कि फिश के जो फिंगरलिंग्स है या एयरलिंग्स है वो कहां से खरीदे। आप किस स्टेट से हैं उसके बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि यही काम करते हैं। हमारे नजदीक में बंगाल है, बहुत सारा जो सीड है वो वहीं से आता है। और स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ फिर से पूछे गए हैं, जब आप एक बार उतर जाएंगे आप हमसे संपर्क करिए, हम इसके एक्सपर्ट से भी आपको मिलवा देंगे। क्या क्या वैल्यू एडिशन किए जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि लगभग 35% जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो ऐसे ही पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि आप देखते हैं जो पोटैटो का, जो आलू का दाम है वो बहुत सस्ता होता है, जब एक चिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है। जो जो टमाटर है उसका भाव 10 रुपए किलो भी होता है सीजन में, इवन 5 रुपए किलो बिकने लगता है। बट वही किसान का कैचअप है वो 140 रुपए। तो आपको यदि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आएंगे तो वहीं पर आपको फायदा होगा। ठीक है। मखाने के बारे में बात हुई है। मखाना वेरी स्पेसिफिक टू बिहार। 90% विश्व का मखाना कोसी रीजन में ही होता है और इसको लिए गॉड फूड भी कहा जाता है, ये भगवान का। इसमें बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसमें भी यदि आप जुड़ना चाहें, इसकी वैल्यू चेन से जुड़ना चाहें, और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है बड़ी मुश्किल की बात है। वो जो इसका सीड है जो इससे बनता है उसके तालाब में घुस के जो लोग निकालते हैं और उसके बाद जब प्रोसेसिंग करते हैं तो इसको आग में जब जो काम किया जाता है वो काफी मुश्किल का काम है। तो इसके लिए आप कुछ बना दें, एक मशीन बना दें। इसके लिए आप कुछ प्रोसेसिंग, जिससे कि लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, और या प्रोसेसिंग करके, मैं तो कहता हूं कुरकुरे का क्या आप रिप्लेसमेंट ला सकते हैं मखाना से। हमारे मनीष भाई ने एक सीरीज ऑफ उत्पाद इसके बनाए। उसके बाद RAS फिंगर, ये कुछ फिंगर लिंक्स, एयर लिंक्स के बारे में पूछा गया है। एयर लिंक्स है तो जल्दी तैयार हो जाएगा, और RAS स्टाइल कंट्रोल कंडीशन में जहां लोग करते हैं। गार्डनिंग के बारे में लोगों के सवाल हैं, फिर मखाना के बारे में सवाल है। तो दोस्तों पोल्ट्री के बारे में, पोल्ट्री में भी फायदा है, बट मेरा बिजनेस से रिलेशन नहीं है। हम आज जो बात करने आए हैं वो स्टार्टअप्स की बात करने आए हैं। पोल्ट्री करेंगे तो पोल्ट्री में नया क्या? साहब, लोग पोल्ट्री हाइब्रिड की करते हैं, मैं केवल कड़कनाथ करूंगा और लोगों को कहूंगा कि ये देसी है, ये ऐसा है। तो आप इंडिजिनस कैटल के बारे में लोगों के सवाल हैं। नाबार्ड नाबार्ड रिफाइनेंसिंग एजेंसी है एग्रीकल्चर का, और ये लोगों को मदद करता है रिफाइनेंसिंग में, और इसकी कुछ स्कीम्स भी होती हैं। आप उसके साथ जुड़ करके अपने प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, और हर स्टेट में इसके रीजनल ऑफिस होते हैं, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की लोगों ने बात की है। इसमें बिना सॉइल के एक कंट्रोल कंडीशन में हम लोग स्पेशली वेजिटेबल्स ये सब चीजें उगाई जाती हैं और डिजीजेस भी कम लगती है, और इसको भी हमारे स्टार्टअप्स लोग कर सकते हैं। ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स की डिमांड होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स से पूरा किया जा सकता है। कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि स्कीम्स क्या क्या हैं। आप हर गवर्नमेंट की, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टार्टअप पोर्टल में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी। आजकल रफ्तार एक योजना है, आगे सवाल लोगों ने पूछा है, तो उसमें भी इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटर से क्रॉस द कंट्री बनाए गए हैं। उन पे भी जाते हैं तो पहले 5 लाख का, फिर 25 लाख का आपको असिस्टेंस मिलता है, मदद मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही है। गवर्नमेंट जो होती है, जैसे बिहार गवर्नमेंट में 10 लाख का जो स्टार्टअप्स के लिए मदद है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के। तो इस बहुत स्कीम है। जब आप इसमें घुसेंगे तो आप देखिए कि आपको कहां से मिल सकता है, कौन हेल्प कर सकता है। किसी ने पूछा हेड काउंट्स। हेड काउंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट्स है वो कितने लोगों तक जाएगा। जब हेड काउंट्स बड़ा होगा आपका बिजनेस बड़ा होगा। सप्लाई चेन क्या होता है, लोगों ने सवाल किया है, तो ये सवाल बहुत ही, सप्लाई चेन, जब एक प्रोडक्ट हमारा मूव करता है तो बहुत ही डिफरेंट चैनल से होता है। जो लॉजिस्टिक मोमेंट है उसको वैल्यू चेन कहते हैं, और जब हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड करते रहते हैं हर स्टेप्स में, उसको वैल्यू चेन कहते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ जनरल थे जो हम लोग लेकर के आए, जिसमें कि आपका जो व्यक्ति, जो आपका इंटेंशन नजर आ रहा है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में आपने पूछा है, आपने पूछा कर सकते हैं क्या, इसको किया जा सकता है क्या। इसका मतलब है आप जनरल से अब स्पेसिफिक आ रहे हैं। आपने पहले सवाल पूछा, आपने देखा कुछ अब्स्ट्रैक्ट सवाल हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड है, कुछ लोगों ने किसी कंसेप्ट को क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, और बाद में लोग बहुत ही पर्टिकुलर अब
आ रहे हैं। तो लोगों ने एक इंटरप्राइज की, मखाना के बारे में, फिश के बारे में, पोल्ट्री के बारे में, डेयरी के बारे में लोगों ने बड़े स्पेसिफिक सवाल करने शुरू कर दिए। अब आप आगे इंटरेस्टिंग आपके ही सवाल हैं, हमने कुछ इसमें नहीं किया है। आगे आपके जो सवाल हैं, अब आपने कहा कैसे करेंगे। हाँ, हमको यही करना है, बट कैसे करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन में हाउ लगा हुआ है। किसी ने कहा है व्हाट इज एलएलपी, इसको कैसे बनाएंगे। एलएलपी के लिए आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसमें जाइए और इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन होता है। हम एलएलपी इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में आपको बहुत सारा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें आपको जो ऑडिट है वो मैंडेटरी होता है, जो दूसरे लॉ हैं उनको पालन करना होता है। एलएलपी में बहुत सारी छूट दी गई है। अल्टीमेटली जब आपका ये बड़ा होगा बिजनेस तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में ही जाना है, बट शुरुआत में आप एलएलपी भी कर सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी ने कहा एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आर लिखा होता है, आपकी जो भी मेहनत है, जो आपका नाम है, उसको आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आप रजिस्टर्ड कराते हो। नहीं तो कल को दूसरा लेके चला जाएगा, हल्दीराम नाम है, कोई हल्दीराम नाम से दूसरा बेचने लगे, नहीं, क्योंकि उसका एक ट्रेडमार्क है। किसी ने कहा है एमएसएमई कहाँ है, उसकी वेबसाइट में जाइए, बहुत ही इजी है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। लोगों ने सवाल स्पेसिफिक कहा है कि हम यदि एलएलपी करें कि प्राइवेट लिमिटेड करें, कौन सा क्या डिफरेंस है ये तीनों में। तो दोस्तों, यदि शुरुआती बिजनेस में है और आप लोग ज्यादा, आपको रूल्स रेगुलेशन थोड़े प्राइवेट लिमिटेड में जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो बेहतर है कि एलएलपी में जाएं या प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए क्या करें उसके बारे में लोगों ने कहा है। जीएसटी कैसे करें, जीएसटी के लिए आजकल ऑनलाइन फाइल होता है एमएसएमई के बारे में। और उसके बाद लोगों ने कहा है कि कैसे इन्वेस्टर को फाइंड करें। मैं इन्वेस्टर में आपको एक चीज बता दूं कि कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, और या कुछ आपका बैंक से भी आजकल इतना बड़ा पैकेज मिला है, उसमें भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, छोटे बिजनेस के लिए है। और पर आप हमेशा याद रखिए कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है ये कितना प्रॉफिटेबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं बता पाएंगे तब तक मुश्किल होगा। किसी इंक्यूबेशन सेंटर पोल्ट्री के लिए बिहार में है क्या। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये नहीं होता पर्टिकुलर कमोडिटी में। इंक्यूबेशन जो सेंटर होते हैं वो आइडिया आपकी कितनी नई है, यदि आप नई आइडिया लेके जाते हैं। इवन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में भी सब एग्री करके इंक्यूबेटर्स है। यदि आपका बिजनेस नया है तो आप जुड़ सकते हैं। वही रफ्तार प्रोग्राम के तहत अक्रॉस द कंट्री लगभग 24 सेंटर हैं, मैनेज में है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में है, कुछ जगह अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, कुछ जगह आईआईटी या आईआईएम्स एनआईटीज में भी कुछ अपने इंक्यूबेशन सेंटर खोल रखे हैं। तो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, उनसे आपको जुड़ना। एप्लीकेशन है तो आप आगे कैसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप है उसके बारे में। किसी ने पूछा है कि प्रोटोटाइप कैसे बना। प्रोटोटाइप उसके लिए आपके पास पहले आइडिएशन स्टेज के बाद फिर आप फ्रेम करते हो कि आप क्या होगा, फिर आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में जाते हैं। बैंक कैसे कर सकते हैं, बैंक आपको कई तरह से मदद कर सकते हैं। आप स्टार्टअप्स में वहां पे लोन भी ले सकते हैं, आपको उनकी कुछ स्कीम्स भी होती हैं, उसमें भी लोग कर सकते हैं। यार जो बिजनेस प्लान होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें यदि आप सच में बात ये बहुत ही अच्छा है तो लोग आपको जो एफएसएसआई है फूड बारे हैं तो उसमें ये कंपलसरी होता है। इवन आप एलएलपी हैं या कोई भी हैं, आपको ये एफएसएसआई लेना जरूरी है, तभी आप ये फूड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट को कैसे समझें, मार्केट में क्या समझेंगे। लोगों ने पूछा है कि ये स्किल है कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंज्यूमर का बिहेवियर समझना होगा। कंज्यूमर को क्या पसंद है, कंज्यूमर की क्या समस्या है, उसको मिलने में समस्या है, उसको क्वालिटी मिलने में समस्या है, या उसको वो चाहता है कि होम डिलीवरी हो जाए, सो ऑन सो फोर्थ। चैनल के बारे में फिर आपको देखना है कौन कौन लोग हैं ऑलरेडी, उनसे मैं डिफरेंट क्या हूं, मेरी यूएसपी क्या है, मैं कितना एफिशिएंट हूं। इसके बारे में आपको ये सब पहलुओं के बारे में मार्केट में जरूर स्टडी करें। किसी ने कहा है कि हम गुड लीडर कैसे दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। गुड लीडर हमेशा लोगों को इंस्पायर करता है। काम करें और तभी चलिए तुरंत दूसरी चीज में शुरू कर दे तो नहीं। जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक एंटरप्रेन्योर बेसिक करेक्टर है वो है परसेवरेंस। एक आइडिया उसी पे हम चिपक जाएंगे, मेहनत करेंगे,
7 दिन उसी दिया, फादर ऑफ उन्होंने दिए थे। है कि ओपन स्किल हमारे असिस्ट अप्लाई करते हैं, बहुत समय लग जाता है। कोई आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें समय लगता है, कोई रॉ मटेरियल है उसमें मिलने में समय होता है। तो एक बार जब आप लोग मिलकर के साथ में एक नेटवर्क बनाते हैं और एक एफिशिएंट नेटवर्क जाते जाता है, फिर दूर में जुड़ते जाते हैं और नाम लिया सर पे होता है, के होते हैं मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। ये किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। जो चीजें वो खाने पीने के बाद जो बचता है उसको मार्केटेड सरप्लस, और वेजिटेबल जो उसको है वो मार्केटेड, और जो मार्केटेबल ऑनलाइन भी ऐसे कर सकते हैं। आपको अपनी भी बनाने की जो में रजिस्टर्ड कार्ड में हो सकते हैं, क्योंकि किस तरह करके एक हमारे कहा कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, करने की कोशिश की। मैंने प्रोडक्ट लेकर के जा हो सकती है सभी है। मुझे करना है तो मैं मिंत्रा चला जाता हूँ, मुझे समझना है तो मैं तो आप एक काम करिए कि जितने प्रोफेशनल हैं उसे बनाइए, आपको इकट्ठा करिए और आप अपनी होगा कि यार ट्रेडिशनल की फूड तो उस वेबसाइट में जाते हैं कि कैसे टेक्निकल का टेक केयर करेंगे। ये टेक्निकल हैं, आप जब इसके बारे में काम करेंगे रॉयल और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कैसे हमारा बिजनेस होगा, मेंटेन फ्लेवर ऑफ हनी। हनी का जो फ्लेवर होता है वो डिफरेंट फ्लेवर में आता है, लीची हनी, मस्टर्ड, इवन डिफरेंट फ्लेवर्स जो जिस फ्लावर से लेकर के आती है उसकी भी लोग ग्रेडिंग करके बेच रहे हैं। वो भी एक यूएसपी है, वो भी एक नया तरीका है। नहीं हम आपको केवल मस्टर्ड का दे देंगे, नहीं हम आपको लीची का दे देंगे, आपको जो पसंद है ले लो। किसी ने कहा है हाउ टू ओवरकम रिस्क इन बी कीपिंग। बी कीपिंग में एक देखिए समस्या होती है, जो उसको माइग्रेट कराना पड़ता है। कई बार आपको फ्लावर नहीं मिलते हैं तो उसको माइग्रेट कराना पड़ता है, ये काफी समस्या होती है और कुछ लोग इस पे काफी करते हैं। बट हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम धनराशि नहीं कर रहे, हम तो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। मार्केट चैनल क्या है? मार्केट चैनल का मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है जो डिफरेंट चैनल से होकर के जाता है उसको मार्केट चैनल कहते हैं। एडवर्टीजमेंट्स क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। आपकी यूएसपी क्या है? क्यों लोग खरीदेंगे? क्या बेच रहे हो? हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट के साथ में इमोशन बिकता है। आज क्या बिक रहा है? कोई मुझे बोल दे कि मैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दूंगा, आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोरोना आपको होगा, तो मैं कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कल को मुझे कोई कह दे कि मैं आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आप बीमार नहीं होंगे यदि मेरा प्रोडक्ट्स लेंगे, मैं आपको पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे दूंगा, आप क्या ज्यादा पैसा दोगे? हाँ, आप मुझसे दुगना पैसा ले लो। किसी ने सवाल किया है कि मार्केट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। इसी पे तो कहानी मार्केट की चलती है। प्रोडक्ट क्या है, क्या प्राइस होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे, पोजीशनिंग कैसे करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, प्लेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मार्केटिंग में। तो दोस्तों आपने स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लोगों ने कहा है कैसे इसको करेंगे, तो इसके पहले हमने इसके बारे में बात की है। अब रूरल मार्केटिंग के बारे में लोगों के सवाल हैं। रूरल मार्केटिंग जो होती है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, और वहां पर जो आज सबसे बड़ा साइज है वो रूरल मार्केटिंग का। पहले रूरल मार्केटिंग को लोग निग्लेक्ट करते थे, बट अब आज जो एक फोकस है वो रूरल मार्केटिंग की तरफ है। किसी ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है। जब आप एक बार कंपनी शुरू करोगे तब आपको अपनी एम्प्लॉय के साथ काम करवाना है, उनसे काम लेना है, तो वहां पर आपको ध्यान पड़ना पड़ेगा कि कई बार आप उनको बोलते रहते हो पर उनको वो ओन नहीं कर पाते। तो एमबीओ का मतलब है कि हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, वो कह दें कि मेरा कमिटमेंट्स ये है, मैं 1 साल में आपको इतना काम करके दे दूंगा, 2 महीने में इतना काम करके दे दूंगा, तो कल आपको कह सकते थे तो आपने कमिट किया था, तब वो मना नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने उनको बिना समझे आपने केवल अपनी तरफ से उनको दे दिया, तो फिर
आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यही एमबीओ है। किसी ने कहा है बीसी रेशियो क्या होता है? जो कॉस्ट लगती है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको कॉस्ट कहते हैं, और जो उससे ग्रॉस मार्जिन निकलता है उसको बेनिफिट कहते हैं। बीसी रेशियो निकालते हैं। बेसिकली बिजनेस में आरओआई इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कितना रिटर्न निकलता है। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग मुझे अलग करता है। ब्रांडिंग केवल प्रोडक्ट की नहीं होती, व्यक्ति की भी होती है, संस्था की होती है। जब हम आईआईटी को सपोज आंख बंद करें तो आईआईटी का एक जो लोगो है, उसकी जो क्वालिटी है, इतने दिनों का जो उन्होंने एक अपना पोजीशनिंग तैयार की है, वो उससे हमें आ जाएगा। ब्रांडर से वर्ड आया, मतलब आप लोगों ने बुल देखा होगा गांव में, उस पे एक निशान होता है, लोग बोलते नहीं नहीं ये तो बेचने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें एक निशान लगा हुआ है, वो दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है। तो इसी तरह जो प्रोडक्ट है उसमें एक यूएसपी होती है, और वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करता है। वो नाम हो सकता है, उसका फ्लेवर हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, साइन हो सकता है, कुछ। क्या क्या मार्केटिंग में एसेंशियल है? मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स की बात हुई, एसटीपी मॉडल की बात हुई, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात हुई। ये सब पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कहता हूं, प्रोडक्ट बाद में, मार्केट पहले। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे? पेरिसेबल कमोडिटी को कैसे भेज सकते हैं? आजकल लोग कर रहे हैं, गांव भेजते हैं। हमारे कुछ फार्मर्स को हमने रेडी किया है, वो होम डिलीवरी करते हैं। यदि आप उनको मैसेज कर देंगे तो वो आपके घर में दे जाएंगे। तो इस तरह आप ऐप कर सकते हैं, और आजकल फ्रेश वेजिटेबल्स भी आप घर तक पहुंचा सकते हैं। पोजीशनिंग प्लान क्या होता है? हमारे दिमाग में बहुत सारे बिलबोर्ड्स, बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, उसमें एकदम सांड की तरह फाड़ते हुए, निकलते हुए अपनी एक पोजीशन जो बना लेता है, उसी को तो पोजीशनिंग कहते हैं। तो मेड इन चाइना में जाइएगा, एक मूवी है, उसमें जो एक डायलॉग है वो पोजीशनिंग के बारे में है। वो एग्जैक्टली यही है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरी सर्विस के बारे में एक जो इमेज है वो कैसे बनेगी। दोस्तों, ये जो आपके क्वेश्चंस थे, इसको हमने कलेक्ट किया, और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको हो सकता है ये बात पता नहीं रही हो, जो हमने एक ट्रेंड एनालाइज किया। पहले आपने सवाल किए कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या किया जा सकता है। इसका मतलब था कि दिमाग में कुछ भटकन चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, उससे आइडिया निकलती है। आइडिया के बाद आपने एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे फोकस किया, और आपने बात किया कि कैसे हम एक इंटेंशन धीरे धीरे डेवलप होने लगा। जब इंटेंशन डेवलप हो गया तो आप सर्च करने लगे कि ये कैसे करेंगे, कैसे होगा, हाउ की बात हुई। और उसके बाद दोस्तों, जो इस कोर्स के बाद हमें जो आगे करना है, इंटेंशन तो हमने डेवलप कर लिया। मैं आपके सवालों के साथ ये कह सकता हूं कि हमने इंटेंशन तो डेवलप कर लिया। अब इंटेंशन के आगे एक्शन के लिए बात बनती है, तो कैसे करेंगे? अब आपको एक्शन करना है। आपने जो सोच बना ली है उस पर काम करना शुरू करना है। तो सबसे पहला मूल मंत्र है, जो एफिशिएंसी है, वो जो इफेक्टिवनेस है, वो एफिशिएंसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होता है? जो गोल है, राइट गोल, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हार्ड वर्क से। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कोई जल्दी काम कर लेते हैं। इसलिए जब भी करने जाएं, आपका गोल जरूर राइट होना चाहिए। अदरवाइज सपोज मुझे कानपुर जाना है, और मैंने ट्रेन तो पकड़ ली कोलकाता की, कितनी भी वो फास्ट ट्रेन होगी, तो मुझे कानपुर न ले जाकर के कोलकाता ले जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो गोल होना चाहिए वो राइट होना चाहिए। डूइंग द राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइटली, डूइंग द राइट थिंग्स इज मोर इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी उसके बाद में आती है, हार्ड वर्क उसके बाद में आता है। तो सबसे पहले जब एक्शन करने जाएं, आपका इंटेंशन जो है, ये जरूर चीज याद रखिएगा। यदि गोल आपका ठीक नहीं हुआ तो फेल होने के चांसेस हैं। और आप सॉल्यूशन के साथ काम मत करिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ एनेक्डोट्स बताए हैं, आप पहले प्रॉब्लम्स पे काम करिए, लोगों की समस्या समझिए, कितनी बड़ी समस्या है, फिर सॉल्यूशन से लेकर के आइए। पहले प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, फिर स्टार्टअप्स, ये एक क्रम होना चाहिए। और एक चीज बता दूं, किसी ने पूछा है कि एंजल इन्वेस्टर्स कैसे करते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल बिजनेस और जो आइडिया है, स्टार्टअप्स जो है, उसमें महत्वपूर्ण है स्टार्टअप्स, क्योंकि आपको स्टार्टअप्स लोग देखते हैं। हो सकता है बिजनेस आइडिया फेल हो जाए, तो आपको ये भी एक ध्यान में रखना है, स्केलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनोवेटिवनेस। जो इनोवेशन है, मेरे लिए वो इनोवेशन किसी काम का नहीं है यदि उसमें स्केल नहीं है। तो आपको कितनी बड़ी समस्या है, ये जरूर आप याद रखिएगा जब आप एक्शन में जाइएगा।
वैल्यू प्रोपोजिशंस, आप देखिए डिफरेंस है बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर दूसरे के लिए एक वैल्यू ऑफर करता है कि जो मेरे साथ जो ये फायदा होगा, आप मुझसे जुड़ते हो तो आपको ये फायदा होगा, और दूसरे के फायदा, कंज्यूमर का फायदा पहले देखता है, वो महत्वपूर्ण है। आप जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका मोटो हो जाएगा और दूसरे की वैल्यूज को आप नहीं देखेंगे, तब लॉन्ग टर्म आपका स्टार्टअप्स नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको एक नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, क्वालिटी टीम बनाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लोग। मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूं तो मुझे मार्केटिंग के लोग लाने पड़ेंगे। हो सकता है मैं टेक्निकल चीजों में अच्छा हूं, तो जिसमें आपका पोटेंशियल है उसको आप रखिए। जो दूसरे लोग दूसरे एरिया में पोटेंशियल आपके लिए हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनको आप ले आइए अपने साथ में। एंड देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लिए कोई अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये पैकेज है, इसको यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ऐसा कोई संभव नहीं है। तो दोस्तों, कुछ तो आपके हमने आपको टिप्स बताया कि यदि आप करने जा रहे हैं तो ये जरूर याद रखिए। कुछ चीजें आप कर सकते हैं, कुछ चीज सरकार को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को करना है, और कुछ चीजें की जा रही हैं। आज लाखों की संख्या में रिटर्निंग माइग्रेंट्स लौट के आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं, उसकी स्किल मैपिंग करने की आवश्यकता है। या आप लोगों की भी यदि स्किल मैपिंग हो जाए तो जैसे ही हम मैप में जाएं तो पता चल जाए कि हमें साहब ये जानते हैं, चलिए मेरे काम के लोग हैं, मैं इनसे कनेक्ट कर जाऊंगा। तो एक डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है शायद। इससे क्या होगा कि एक कनेक्टिविटी और नेटवर्क और इकोसिस्टम की जो बात हो रही है वो हो सकता है। हमें एनेबलिंग एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। इसमें जो हमें फाइनेंस देने वाले लोग हैं, जो हमारी दूसरी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, वो एक साथ एक सिंगल विंडो में कैसे आएंगे, हमें कैसे इजिली रॉ मटेरियल मिलेगा, इसके बारे में, इन सब के बारे में भी गवर्नमेंट को या स्कीम या पॉलिसी हमें तैयार करनी होगी। जो इनक्यूबेटर्स हैं बहुत सारे आजकल खुल रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं, उनको वर्चुअली उनको वहां पे ट्रेनिंग मिल जाए और उनको असिस्टेंस मिल जाए, उनके पास समय नहीं होता है। तो इसमें एक स्ट्रेटजी और बनाने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकली और प्रोएक्टिव, कि वो करे कि कौन सी पोटेंशियल आइडिया है, कौन से लोग हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि नहीं जो आएगा देखेंगे उसको मदद करेंगे। हमें किसी को यहीं पे नहीं छोड़ना। आज हमने आपको ये कोर्स पढ़ाया, तो ये अब हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि आप लोगों के दिमाग में यदि ऐसा कुछ शुरू हुआ है, इंटेंशन शुरू हुआ है, तो इसको आगे कैसे ले जाएं, हम कैसे आपकी हैंड होल्डिंग करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाएगी। इस कहानी को आगे ले जाने के लिए हमें सबको जुड़ना पड़ेगा। एक इसके लिए इनफैक्ट आईआईटी के लोग हैं, बालाजी सर हैं, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा कॉमन, जिससे कि इस तरह का एक जो कॉमन डिस्कशन है वो हमेशा चलता रहे। ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये हम लोगों का पहलू है, सरकार का पहलू है, जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिजनेस आइडिया कुछ भी हो सकते हैं, इवन सिमिलर हो सकता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, पर जो जर्नी है वो हमेशा आपकी होगी। इसलिए किसी की जर्नी कॉपी जिस दिन आप करने बैठ गए, उसी दिन आपका मामला गड़बड़ होने वाला है। इसलिए रास्ता अपना, आइडिया तो आते जाते रहेंगे, आइडिया बदल जाएंगे, आइडिया चेंज हो जाएंगे, और आइडिया तो डायनामिक्स है, बट जो आपका तरीका है यदि उसमें यूनिकनेस नहीं है तो फिर आप मेरे लिए स्टार्टअप नहीं है, तब तो आप बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आपको पूरी जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आपके डिस्कशंस हुए हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, उनको सबको लाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट एक अच्छी चीज हुई कि आपने एक रास्ता बताया कि साहब हमने ये डिस्कशन इससे रिलेटेड किया, इससे किया, तो हमने इसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को इससे एक ओवरऑल व्यू निकल करके आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब आपके क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, किसी ने कहा है प्लीज थ्रो विश्वजीत बनर्जी, इनका बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, इन्होंने मंथन सीरीज में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है विश्वजीत जी ने, और काफी अच्छा इनका थॉट रहता है। तो सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट विश्वजीत, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, सो लॉट ऑफ अप्रिशिएशन। आपने कहा है कि कुछ जो एग्जोटिक एग्री प्रोड्यूस है उनको कैसे किया जा सकता है, जिसमें कि
हाई मार्जिन हो। मुझे लगता है कि इंस्टेंटली इस पे डिस्कशन ना करके हम लोग इस पे मंथन सीरीज जो है उसी पे डिस्कशन करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी देखिए ट्रेडिशनल जो फूड्स हैं, आपने जैसे वहां पे मोरिंगा की बात की थी, आपने ही की थी, किसी ने जैक फ्रूट की बात की थी, तो आपको ये देखना पड़ेगा इंस्टेंटली कि मार्केट में आजकल जो चल रहा है वो इम्यूनिटी की बात हो रही है, आप कैसे बूस्ट करेंगे। तो हमारे जो कुछ ट्रेडिशनल फूड्स हैं या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, यदि उसमें इम्यूनिटी बूस्ट की बात हो रही है तो उसमें फायदा हो सकता है अभी के, क्योंकि अभी जो बदलाव हुए हैं उसमें ये वर्ड्स, ये चीजें काफी बिक रही है। दूसरा, शंकर लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा है कि सर डू यू हैव एनी डाटा ऑफ कंजम्पशन ऑफ मशरूम एंड हनी इन बिहार मंथली एनुअल, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट। कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स बिहार सरकार में मिलेगी, बट एग्जैक्टली मुद्दा इस बात का है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे वो मशरूम का हो, नालंदा है जिसमें कि बहुत सारा मशरूम प्रोडक्शन होता है, तो आपको अब देखना पड़ेगा आप किस चीज की बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज का स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, और उसकी कितना कंजम्पशन हो सकता है, उसके कौन से कंज्यूमर्स हैं, उस बेसिस पे एनालिसिस करिए। किसी ने कहा है कैन दिस एलुमिनस बिजनेस मॉडल, अमूल बिजनेस मॉडल बी इम्प्लीमेंटेड टू कैटर द होल एग्री इकोसिस्टम इन इंडिया। मैंने फिर कहा मैं इस चीज से एकदम सहमत नहीं हूं कि किसी का मॉडल कॉपी किया जाए। एक मॉडल लिज्जत पापड़ का, आजकल चारों तरफ ये बात होती है कि महिलाओं का एक समूह बनाया जाए, महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज के लिए प्रेरित किया जाए। लिज्जत पापड़ एक ऐसा मॉडल है कि वो सक्सेस हुआ, पर बहुत सारी चीजें सक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि जब कोई नीड बेस्ड मॉडल डेवलप होता है तब उसमें सक्सेस, क्योंकि हम मॉडल जब यदि बाहर से लेके हम पोज करते हैं तब थोड़ा मुश्किल होता है। लिज्जत पापड़ बहुत ही बहुत ही अच्छे से चल रहा है, उनका जो एसओपी है बहुत ही बेहतरीन है, उन्होंने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। जो मटेरियल है वो अभी भी बनाते हैं और दीदी लोगों को देती हैं, वो वहां से तैयार करके पापड़ को फिर इकट्ठा करके देती हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी पे कोई समझौता ना हो सके। अमूल का भी एक अपना मॉडल है, 1965 में जब कुछ लोग मिल करके लोगों ने इसको शुरू किया, धीरे धीरे गुजरात में ये मॉडल आगे बढ़ता गया। तो आपका मॉडल अपना होना चाहिए। आई नेवर एडवोकेट टू जस्ट रेप्लीकेट एनीथिंग, दिस इज गुड, कुछ लर्निंग वहां से ले लीजिए, बट आपके सर्कमस्टांसेस में, आपकी सिचुएशन में वो मॉडल हो सकता है फिट ना बैठे। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीजों पे हाउ डिफरेंट यू आर। तो मैं थोड़ा इस चीज में डिफरेंट हूं, बट यस आई अप्रिशिएट यदि वहां की कुछ अमूल तो बहुत बड़ा, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव मॉडल है, और यदि आप उसकी कुछ लर्निंग लेते हैं, और वहां पे भी एक इंडिविजुअल जो फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन है वर्गीस कुरियन साहब, उनका एक बहुत ही बड़ा एफर्ट रहा उसको ले जाने में, उसमें एनडीडीबी हो, इरमा हो, ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी लगे रहे, और आज एक बहुत बड़ा ग्रेप ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, उसकी भी एक अपनी कहानी कुछ इसी तरह की है, वो भी नीड बेस्ड निकला। तो ये मॉडल हैं, इनकी लर्निंग लेकर के हम लोग कुछ रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट यस मॉडल शुड बी योर्स। विश्वजीत बनर्जी साहब के फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं के हैं, अमूल मॉडल से रिलेटेड है। उसके बाद हाउ कैन आईआईटी एंड बीएयू कैन हेल्प मी टू ग्रो माय मखाना बिजनेस आफ्टर कोर्स एंड्स। ये मंगल प्रदीप जी हैं। यदि आप मखाना का कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं तो आप हमारे सब एग्री प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और उसका समय समय पर हम लोग ऑफर करते हैं, तो उसमें भी आप आकर के जुड़ सकते हैं। और किसी ने बहुत प्लीज आपके जो क्वेश्चन हो कृपया करके थोड़ा शॉर्ट में पूछेंगे तो मुझे इजी होगा। किसी ने कहा है, विश्वजीत का ही क्वेश्चन आया है, प्लीज कंसीडर डिजाइनिंग कोर्स बेस्ड ऑन सक्सेसफुल बिजनेस सच एज अमूल केस स्टडीज पर। यस, मेरा डिस्कशन मैम के साथ ऐसा हुआ था, हम लोगों ने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बेस्ड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन पे कोर्स किया था, पर हम लोग ये कोर्स प्लान करना चाह रहे थे एग्जैक्टली यही चीज, कि जो लर्निंग्स हैं लोगों की लर्निंग्स लेकर के आए आपके साथ में। इसमें हमारा एक ओवरऑल व्यू हमने स्टार्टअप का दिया, बट यदि हम डिफरेंट स्टेट्स की लर्निंग, डिफरेंट मॉडल्स की लर्निंग लेकर के आते हैं तो बेहतरीन होगा। सो इन द कमिंग फ्यूचर इफ IIT and कोल विल allow us, so we will do that, हम उसको करेंगे।
तो उसके बाद अभिजीत कुमार जी ने लिखा है, आई एम परसुइंग माई BBA in marketing from Allen Mishra College of Business Management. At first I would like to thank. Okay, प्लीज थोड़ा सवाल छोटा पूछेंगे, इट विल बी हेल्प, मुझे थोड़ा मदद मिलेगी। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं कौन मुझे मदद करेगा कि जिससे कि मैं अपना आइडिया फॉर्मुलेट करने में या मॉडल फॉर्मुलेट करने में। तो बेहतर होगा कि आप वैसे लोगों को सर्च करिए जो आपका आइडिया किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड, जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनके साथ मिलिए, उनसे बात करिए और उससे आप लोगों उनसे डिस्कशंस करिए, अपने कुछ एक कोर ग्रुप से करिए। पर हाँ, बिजनेस आइडिया कई बार आप डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें भी एक इशू आते हैं, तो बेहतर होगा कि एक आप अपना कोई क्लोज ग्रुप डेवलप करें और उस पर डिस्कशंस करें, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। यदि हम लोग उसके लिए कुछ मदद कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू डू दैट। सूर्यकांत जी ने पूछा है, सर हाउ कैन आई नो दैट आइडिया हु आई वांट टू स्टार्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल और नॉट इन मार्केट। देखिए, ये आज काफी महत्वपूर्ण चीज हो गई है। आजकल जिस मोमेंट के बारे में मैंने बात किया, तो हम लोग एक फिलॉसफी, एक नाम की सर्च कर रहे थे, तो देखा कि काफी कुछ नाम हम जो सोच रहे थे तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब आप वेब में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो आजकल एक इंटरनेट से बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, और वैसे लोगों से भी डिस्कशन करिए जो उस एरिया के हैं, तो आपको बता देंगे कि ऑलरेडी वहां पर ये मॉडल है। अंशुमान जी ने कहा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में काफी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो बड़ी सिटीज हैं उनके नजदीक में यदि आप करते हैं और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, सो दैट विल बी ग्रेट। और इसके लिए कुछ कंपनीज हैं जो कि पूरा सेटअप आपका लगा देती हैं और आपको बाकी सब चीजें फिर मैनेज करना है। बी फार्मिंग के लिए कहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, चंदन राउत जी पूछ रहे हैं। आप हमारे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आते हैं तो हमारी एक अलग से यूनिट ही है, हम आपको उसमें ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में ये एक अलग ही कहानी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पेप्सिको और आईटीसी बाकी सब कंपनियों ने शुरू किया किसानों को। एक तरीका हो सकता है, बट इसका थोड़ा उसमें कुछ इश्यूज भी आए तो उसकी आपको केस स्टडीज को डिस्कस देखना पड़ेगा, तब देख सकते हैं कि फार्मर्स को आपको कैसे कनेक्ट करना है। बट एक अच्छी बात है, यदि आपने भूपेश सैनी जी को देखा होगा तो उन्होंने कहा था कि मेरा उद्देश्य है कि हर किसान को मैं एंटरप्रेन्योर बना दूं। तो आपको जब इस दृष्टि से आप देखेंगे कि जो आपका किसान है वो किसान नहीं एंटरप्रेन्योर है, उसको भी वैल्यू ऑफर करना है, तब आपका जो नेटवर्किंग है और उनके साथ जो रिलेशन है वो अच्छा हो पाएगा। मैनू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन वर्ड्स, थैंक यू। और लोगों के सवाल? सर, इन बिहार पोजिशनिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट कंसिडर द इनकम लेवल। मुझे लगता है बिहार में ही ज्यादा संभावनाएं हैं, या वैसी जगह में ज्यादा संभावना है जहां पे काम कम हुआ है, तो इसलिए जहां समस्या वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। तो बिहार में तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मैं इस बात से थोड़ा आपकी डिसएग्री करता हूं। बिहार में तो अपार संभावनाएं अभी भी है। सर अब नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फोरम से भी आंसर किए, और यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस पोस्ट किए थे लोगों ने उसको आपने आंसर किया। तो हम लोग जो हैं अब इसको यहाँ पे जो है वेबिनार को एंड करें, और अगर आप कुछ और कहना चाहें आप हमारे लर्नर से, तो आप अ, उसको कम्युनिकेट कर लो, फिर हम लोग जो है इसको वेबिनार को एंड करते हैं। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आभार, आप लोगों ने बहुत अच्छी इवेंट एक क्रिएट की और इतने सारे लोग जुड़े, और अभी भी 202 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आते जाते रहे, और हम इसको YouTube और बाकी आपके रिसोर्स सेक्शन में भी डाल देंगे, जिससे कि आप लोगों को यदि बाद में भी किसी को देखना है तो इसमें आपको मदद मिल सकेगी। मैं फिर से कहता हूं कि आइडिया बस आपके बगल में ही है, आपको उसको देखने की आवश्यकता है, और एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और इस चेंज में बहुत सारे समस्याएं तो हुई ही हैं, बट आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आई है, तो उनको आप रियलाइज करिए और उनको में आगे बढ़िए। अब समय आ गया है कि आप जितना जल्दी हो सकता है उसको शुरू कर दें, और शुरू करेंगे उसमें एक्सपीरियंस लेंगे, और
मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जिस सीरियसनेस से आपने सवाल पूछे हैं, उसमें दो मत है ही नहीं। और हम लोग अक्सर मैम के साथ या इवन दूसरे डिस्कस करते हैं, जिस तरह का सीरियस डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फायर तो लग गई है। मतलब आप लोगों में वो जो आग लगानी थी वो लग चुकी है। बस अब उसको हम लोग एक वेंचर में कन्वर्ट करें और एक एक्शन की तरफ बढ़ जाए। हम आपके लिए पूरी जो भी मदद कर सकते हैं, हम पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। और जिस तरह भी मैंने आपको उस मूवमेंट किया, अभी तक उसका नाम स्वरूप पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, पर बहुत ही जल्दी उसको भी हम लेकर के आएंगे और आप लोग उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोग हमसे जुड़े। और साथ में मैं नीता मैम और बाकी जो उनकी टीम है और बालाजी सर, प्रभाकर सर, सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी इवेंट्स ऑर्गेनाइज की, जिससे कि इतने सारे लोगों को फायदा हो रहा है। दोस्तों, दूसरे जो चीजें हैं, हमने पहले जो सोचा था कि ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए करना है, तो बट लगा कि नहीं, उनको तो हम पढ़ाते ही, वैसे लोगों के साथ जुड़े जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो हमारे जो तीनों कोर्स रहे वो रूरल यूथ को लेकर के हमने सेंट्रल पॉइंट में रख करके डिजाइन किया। और आप लोग जिस तरह से जुड़े वो हमें और इनकरेज करता है कि हम आपके लिए और कुछ कर सके। सो सब आप सभी लोगों को आभार और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हाँ सर, मैं अपने लर्नर्स से ये कहना चाहूंगी कि सर आपने इतना अच्छा कोर्स डिजाइन किया और उसके बाद इतने आपने उसमें जो एनर्जी डाली है, जो आपका उत्साह है, उससे जो हमारे लर्नर्स है जरूर उनकी इंटेंशन से एक्शन तक की जो जर्नी है वो काफी छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और वो अपने आइडियाज को जो है वो इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लर्नर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल करके यहाँ आज वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार के लिए अपना वैल्यूबल समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया मैम।